बेटा हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में बांटा था, जिसमें एक कैटेगरी थी जिन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता था, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से नीचे था और वो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते थे या फिल्ट्रेट में मिलते थे। और दूसरे मॉलिक्यूल हमने पढ़े थे जिन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहा था, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से एक्सीड कर रहा था और वो हमें रेटेंटेट में या एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। तो इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको अमीनो एसिड्स या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आपको टोटल सारे अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था, उनसे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स थे वो सब हमने पढ़े। इस वीडियो में हम अमीनो एसिड की ही एक पॉलीमर, मतलब अमीनो एसिड एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, उसी का एक पॉलीमर मतलब उसी का मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन, उसकी बात करेंगे। तो जिस तरीके से बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए बहुत सारी शुगर्स एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़ती हैं, जिस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, और मिलके एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कराते हैं। जब 10 अमीनो एसिड से ज्यादा मिलके एक चेन बना ले तो उस चेन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, और अगर वही चेन 100 अमीनो एसिड्स की बनी हो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, वो प्रोटीन्स कहलाती हैं। बेटा मैंने क्या बोला, 10 अमीनो एसिड हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कह दिया जाएगा, और अगर 100 अमीनो एसिड से ज्यादा किसी चेन को बना रहे हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन तक है तो उन्हें प्रोटीन कह दिया जाता है। अब बात यहां पे ये है कि अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे कैसे, या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे आपको पहला पॉइंट देखने के लिए मिल रहा होगा कि प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर है। अब हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड्स, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स पॉलीमराइजेशन करें और प्रोटीन की फॉर्मेशन करें, तो उन्हें हम लोग हेट्रोपॉलीमर कह देते हैं। और दूसरा, दे आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे यहां पे आपके सामने मैं पहला अमीनो एसिड लिख दे रहा हूं, यहां पे आपके सामने मैं पहला अमीनो एसिड लिख रहा हूं, और उस अमीनो एसिड का दो ग्रुप्स हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं, अमीनो और कार्बोक्सिल, और ये इसका वेरिएबल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, तो ये अमीनो एसिड 1 है। और यहां पे मैं इसी के पैरेलली जिसके साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो दूसरा अमीनो एसिड लिख दे रहा हूं, ये दूसरा अमीनो एसिड है, दैट इज अमीनो एसिड 2। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इस दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर यहां से निकल जाता है। तो वाटर जब यहां से निकलेगा तो इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में, इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में आपको एक बॉन्ड दिखाई देगा, दैट इज CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड, एंड
यही बॉन्ड जो आपको इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिल रहा है, इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड कह देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड कह देते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड रिएक्ट टुगेदर, एंड रिएक्ट होने की वजह से वहां पे वाटर डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से इनके बीच में CONH बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से एक अमीनो एसिड की बहुत लंबी चेन बनती चली जाएगी और एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड चेन में लगते चले जाएंगे और CONH बॉन्ड उनके बीच में जुड़ता चला जाएगा, और इन्हीं बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे सपोज ये पहला अमीनो एसिड है, तो इस पहले अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है ये आपको एंड की तरफ मिल रहा है। इसका जो अमीनो ग्रुप है ये आपको एंड की तरफ मिल रहा है, तो इस वाले टर्मिनल को हम क्या कह देते हैं, एन टर्मिनल कह देते हैं, या अमीनो टर्मिनल इसको नाम देते हैं बेटा, है ना। और दूसरे अमीनो एसिड के साथ में जुड़ रहा होगा इसका अमीनो ग्रुप, और इसी तरीके से पूरी चेन बनती चली जा रही होगी। यहां पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा होगा, CONH बॉन्ड बनेगा, और बनने के बाद में दो अमीनो एसिड जुड़ गए, ऐसे ही तीसरा अमीनो एसिड जुड़ेगा। अब याद रखना, इसमें आप कितने भी अमीनो एसिड जोड़ दीजिए, सपोज करो आपने 200 अमीनो एसिड की एक चेन बना दी, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये वाला, इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल हमेशा एंड की तरफ होता है, जिसे हम C टर्मिनल कहेंगे, ठीक है। तो हम जब भी अमीनो एसिड की चेन लिखते हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें आपको C और N टर्मिनल आपको जरूर दिखाने हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुई ये आपके सामने मैंने अभी करके दिखाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का रिएक्ट करेगा अमीनो ग्रुप के साथ में नेक्स्ट अमीनो एसिड के, और वहां से रिलीज करेंगे ये वाटर को, इस प्रोसेस से, डिहाइड्रेशन से। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं बेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये तो रही बात इसकी प्रोटीन की। अब अगली बात ये कर लेते हैं कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है बेटा। प्रोटीन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शंस क्या हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करती है प्रोटीन। तो सबसे पहला फंक्शन आपके सामने देखने के लिए मिल रहा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होगी या टिश्यू रिपेयर होगा, वो सब प्रोटीन की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि भाई जो जिम जाते हैं, बोला ज्यादा हमें प्रोटीन रिच डाइट खानी है। तो प्रोटीन रिच डाइट क्यों खानी है, जितना ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे उतना ही ज्यादा मसल्स का डेवलपमेंट होगा। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हमारी ग्रोथ में, मसल्स की ग्रोथ कराने में। दूसरा बेटा, हमारे सेल के सरफेस पे, जैसे ये कोई एक सेल है बेटा, फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है, मैं कलर दूसरा ले रहा हूं, यहां पे कोई एक सेल है। अब इस सेल के सरफेस से कि इस सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना चाहता है, या कोई मॉलिक्यूल अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होना चाहता है, तो वो यूं ही ट्रांसफर नहीं होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहां से यहां पे कुछ स्पेशल हमारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे होंगे, यहां पे कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं, और उन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कोई मॉलिक्यूल यहां पे अंदर पास करेगा। तो एक ट्रांसपोर्टर हमारे सेल सरफेस पे लगा होता है, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ होगा, जिसे हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देता है। तो एक बार ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर आ जाए, उसके बाद हमारी सेल में रेस्पिरेशन होके उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी या एटीपी की सिंथेसिस करवा दी जाती है। तो दूसरा लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगी हुई है, कौन, ग्लूकोज
ग्लूट 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नंबर 4, ऐसे ग्लूट की पूरी फैमिली होती है, ग्लूट 1 2 3, ऐसे ग्लूट 4 है। तो ये ग्लूट 4 क्या कर रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तीसरा बेटा हमारे टिश्यूज में ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर नहीं, सेल्स के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है। तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे कोलाजन नाम की एक प्रोटीन होती है, और ये एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इन द वर्ल्ड, कोलाजन। तो ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है टिश्यूज के नीचे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हो उन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं बेटा। तो बहुत सारे हमारी जितनी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, वो सारी की सारी प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो वो सारी प्रोटीन हमें क्या कर रही हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन कह रहे हैं या एंटीबॉडी कह देते हैं। उसके अलावा हमारे सेल के ऊपर बेटा कोई मॉलिक्यूल आके एक्शन लेना चाहता है, सपोज करो कोई हार्मोन है वो आके इस सेल पे एक्शन लेना चाहता है, तो डायरेक्टली आके बाइंड नहीं करेगा, या वो जो भी फंक्शन करवाना चाहता है उसके लिए पर्टिकुलरली उनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। किसी पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, और वो फैक्टर आके इन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, तब जाके ये अंदर सिग्नल जाएगा और जो भी फंक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इस सेल में होना है वो हो पाता है। और उसके अलावा ये रिसेप्टर्स हमारे टेस्ट और स्मेल को भी करते हैं। जो हमारे टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर्स हैं वो सब भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बेटा, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने लगभग प्रोटीन्स हैं, या जितने मैं कहूं एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, वो सब के सब मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर और दे आर पेप्टाइड। ठीक है, जैसे हम उन हार्मोन्स को जो प्रोटीन के बने हों उन्हें हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट बताया जाएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन हैं। तो जितने भी हार्मोन एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर या पिगमेंट हैं, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम हो जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये सब प्रोटीन है। उसके अलावा चाहे हार्मोन हो जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, ये सब हमारे किसके नेचर के हैं, ये सब हमारे प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। अब अगली बात ये है कि हमारे प्रोटीन अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड में कौन सी है, तो कोलाजन सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। और बायोस्फीयर पे अगर सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन की बात की जाए तो रुबिस्को है। रुबिस्को आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये आपको जब डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जब आपको C3 साइकिल पढ़ाई जाएगी तो उस टाइम पे RUBP या रुबिस्को का रोल बताया जाएगा कि ये रुबिस्को वहां पे किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब अगली बात ये है बेटा कि हमारे प्रोटीन के 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 लेवल में हमने बांटा है। सबसे पहला लेवल है यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी, और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एक करके एक एक स्ट्रक्चर के डिटेल को पढ़ना है। कि हम शुरुआत करेंगे प्राइमरी से एंड खत्म करेंगे क्वाटरनरी तक। तो यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर लेवल में प्राइमरी स्ट्रक्चर है। बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट लीनियर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या लगा हुआ है, और किसी भी प्रोटीन की पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। और इसमें आप जब भी किसी प्रोटीन को बनाएंगे तो देखिए ये आपको एक लीनियर से चेन मिल रही होगी, बिल्कुल सिंपल सी चेन मिल रही है। ये देख पाए आप, पूरे अमीनो एसिड की एक बहुत सारी चेन, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। और
जब भी आप किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो आपको हमेशा अमीनो और कार्बोक्सिल टर्मिनल लिखना है। क्यों लिखना है, अभी इसका रीजन मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगी, एन टर्मिनस होगी, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी बेटा, सी टर्मिनस होगी। ठीक है, मतलब पहले अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप सबसे इधर होगा और सबसे लास्ट अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे एंड पे होगा। तो हम लोग हमेशा जब भी प्रोटीन को लिखेंगे, लीनियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम एन और सी टर्मिनल हमेशा लिखते हैं। उसके अलावा अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इसमें भी दो स्ट्रक्चर हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड, लेकिन यहां पे इनमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और इन्वॉल्व हो जाएगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये कैसे होगा, तो इस बात को ऐसे समझिएगा, यहां पे जो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था, जो या प्राइमरी स्ट्रक्चर था, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, थोड़ी सी फोल्डिंग कर लेता, मैं हाईली फोल्डिंग नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी फोल्डिंग कर लेता है, और फोल्डिंग करने के बाद में वो या तो हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा और उन हेलिक्सेस को स्टेबलाइज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, या वो प्लीटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जैसे आपको जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये आपको मिलता है किसके अंदर, केराटिन एक प्रोटीन होती है, वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रख के चलती है। और फाइब्रोइन एक प्रोटीन है सिल्क के अंदर, उसके अंदर आपको मिलता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बेटा मतलब कहने का यह है कि इस तरीके से फोल्डिंग हो जाए, अमीनो एसिड्स की एक चेन थी, प्रोटीन था, और वो फोल्डिंग कर ली, इसमें एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, इनके बीच में बॉन्ड लगवा दें आप, इनके बीच में आप बॉन्ड लगवा दें जो इन्हें स्टेबलाइज करते हो या इन हेलिक्सेस को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हेलिक्सेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। और प्लीटेड स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, प्लीटेड स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से, एक अमीनो एसिड की चेन है और ये आपके ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इनको स्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलिक्सेस में इन्होंने एक और बात बोली है कि ये जो हेलिक्सेस होते हैं ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, ये हेलिक्सेस हमेशा राइट हैंडेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है केराटिन, और दूसरा दे रखा है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन एक सिल्क फाइबर है बेटा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि फाइब्रोइन मैंने बताया जिसके अंदर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एंटी पैरेलल बीटा शीट जिसमें एलेनिन और ग्लाइसिन लगे होते हैं, वो क्या करवाएंगे, क्लोज पैकिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से सिल्क फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे केराटिन प्रोटीन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है, आपकी अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि एक और होता है बीटा कैरेटिन। बीटा कैरेटिन हमारा बीटा ये हेलिक्स प्लीटेड स्ट्रक्चर रखता है। बीटा कैरेटिन के अंदर आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनके फाइबर्स हैं जिनके बीच में आपको डाइसल्फाइड लिंकेज देखने के लिए मिलते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके हेयर की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स की। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो अल्फा और बीटा, जो हमने अल्फा हेलिक्सेस या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर देखा था, यही थोड़ी सी और ज्यादा फोल्डिंग कर लें, मतलब इतनी ज्यादा फोल्डिंग कर लें कि वो 3 डायमेंशनल शेप देने लग जाए, तो उन्हें हम टर्शरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। हाईली फोल्डेड प्रोटीन हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि किसी भी एंजाइम को एक्टिव फंक्शन करने के लिए उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वहां पे फोल्डिंग नहीं होगी तब तक वहां पे क्रिवाइसिस या पॉकेट्स या आप कह सकते एक्टिव साइट नहीं बनती जिसमें आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। और यहां पे टर्शरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, जो इनके इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा
जिसमें आपको 4 मेन बॉन्ड तो याद रखने हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होंगे, उसके अलावा वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे। तो ये सारे बॉन्ड, इनको जोड़ के क्या करते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल व्यू देते हैं। और जब भी आप किसी भी प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रख देते हैं या हाई रेडिएशंस देते हैं, तो ये जो बॉन्ड थे जो इनके टर्शरी स्ट्रक्चर को बना रहे थे, वो बॉन्ड टूट जाएंगे और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिखर जाता है, जिस चीज को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमने हाई रेडिएशन एंड टेम्परेचर या हमने एसिडिक कंडीशन में किसी प्रोटीन को रखा, तो जो बॉन्ड थे जो इनके टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जिनमें मैंने क्या बताए थे, आयनिक बॉन्ड बताए थे या कोवेलेंट बॉन्ड के नाम लिए थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम लिए थे, उसके अलावा मैंने आपको वंडरवाल फोर्सेस के नाम लिए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम लिया था। तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का नाम लिया था, तो ये सारे के सारे बॉन्ड क्या करते हैं, ये टूट जाएंगे और ब्रेक होने की वजह से जो प्रोटीन की ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर था, ये बिल्कुल ऐसे लीनियर हो जाएगा और उसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड टू फॉर्म अ हॉलो वूलन बॉल। मतलब जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो हमने अल्फा हेलिक्स के अंदर देखी थी, उसने और ज्यादा फोल्ड करके एक वूलन बॉल जैसे लिपटी हुई होती है उस तरीके से एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लिया जो 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा था। और उसके अलावा टर्शरी स्ट्रक्चर नेसेसरी है, मैंने बताया था एंजाइम के अंदर जब तक टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जरूरी होता है किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं जैसे मायोग्लोबिन है या एंजाइम्स हैं, वो सब के पास में क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और सबसे फाइनल स्ट्रक्चर है, सबसे फाइनल स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने हालांकि डीनेचुरेशन के बारे में स्लाइड में नहीं है, लेकिन डीनेचुरेशन भी आप लिख लेना या अपनी रीड कर लेना बेटा, नोट्स में से जो मैंने दिए हैं उसमें एक बार देख लेना। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें कई टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाए, मतलब एक टर्शरी स्ट्रक्चर दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर किसी बॉन्ड से एक साथ आ जाए तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, मतलब 2 अल्फा के हेलिक्सेस या टर्शरी फॉर्म है और 2 बीटा की जो है टर्शरी फॉर्म होती है, और ये 2 अल्फा और 2 बीटा एक साथ मिल जाए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर ये रहा, ये दोनों जुड़े और इन्होंने क्या बना लिया, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लिया। तो जब एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ जाएं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हीमोग्लोबिन का दिखाया हुआ है, देखो 2 अल्फा टर्शरी स्ट्रक्चर और 2 बीटा टर्शरी स्ट्रक्चर, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से जुड़ गए और इनके साथ में इन्होंने हीम ग्रुप भी लगा लिया है। हीम यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेटा। ठीक है, हीम यहाँ पे प्रोस्थेटिक मतलब ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, मतलब प्रोटीन और जो है इसके ऊपर भी हम लोग प्रोटीन को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्रोटीन होती है जो केवल अमीनो एसिड से बनी होती है, उन्हें हम सिंपल प्रोटीन कह देते हैं। एक प्रोटीन जिनमें प्रोटीन तो हो ही हो, साथ में कोई नॉन प्रोटीन आके जुड़ जाए तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह देते हैं, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें जुड़ता है उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है बेटा। दोज आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे जो हीम है, हीम ग्रुप, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की कैटेगरी में भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि more than one polypeptide chain form tertiary structure and each chain function as subunit of protein। इन्होंने बोला है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शरी स्ट्रक्चर बना ले और हर चेन क्या करे, एक प्रोटीन सब यूनिट के तौर पे रोल प्ले करे। जैसे यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर था तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ने एक ये बना लिया, एक ये बन गया, तो
तो हर एक क्या है, इस क्वाटरनरी प्रोटीन की सब यूनिट है। देखो ये एक सब यूनिट हो गई, ये एक सब यूनिट हो गई, ये एक सब यूनिट होगी, और चौथी वाली एक सब यूनिट होगी। तो पहले जो कभी एक कंप्लीट प्रोटीन हुआ करती थी, बाद में टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आके वो एक सब यूनिट बन गई, छोटा सा हिस्सा है। पहले वो कभी एक टर्शियरी स्ट्रक्चर था जो सबसे कॉम्प्लेक्स और 3D स्ट्रक्चर दे रहा था, लेकिन बाद में वो सब यूनिट बन गई। किसके अंदर सब यूनिट बन गई? आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। एंड एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। इसमें इन्होंने स्ट्रक्चरल कंपैरिजन दिखाया हुआ है। देखिए सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल अमीनो एसिड की एक लीनियर सी चेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म दिखाई है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स फॉर्म हेलिकल फॉर्म होगी, वो भी राइट हैंडेड हेलिक्सेस होंगे, और बीटा प्लेटेड फॉर्म ऐसे होगी, इनके बीच में देखिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे होंगे, और इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब ये जो फर्दर फोल्डिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेंगे, और टर्शियरी स्ट्रक्चर जब एक से ज्यादा मिलके एक साथ आ जाए तो वो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, वो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर उसी को दिखा रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर था, फिर ये अमीनो एसिड की चेन मिली, इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बने, तो ये हमारे एक तो हेलिक्सिस फॉर्म बन गई, और प्लीटेड फॉर्म इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से या फर्दर फोल्डिंग होने की वजह से बना, और इन्होंने फर्दर फोल्डिंग करी तो ये हमारा क्या टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। और यही टर्शियरी स्ट्रक्चर ने आगे चल के क्या करा बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा दी। उसका एग्जाम्पल उन्होंने हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, जो आपका एक ग्लोबुलर प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है। 2 तरीके की प्रोटीन होती है, एक ग्लोबुलर एक फाइब्रस। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन वो होती हैं जिनका कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता हो, और जो थिन फाइबर या थ्रेड्स की फॉर्म में होते हो वो हमारी फाइब्रस प्रोटीन कहलाती हैं। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर एग्जाम्पल आता है आपका फाइब्रोइन का, फाइब्रोइन सेल के अंदर प्रेजेंट होती है तो थ्रेड फॉर्म में होता है बेटा, उसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और जैसे जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता हो, है ना, जो इनसॉल्युबल मास बन जाता हो, वो हमारा क्या है, आपका ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर मतलब गोल।